आज के इस भौगोलिक विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम राजस्थान की भौतिक बनावट को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। देखिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि महाद्वीपीय विस्थापन के प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक स्वरूप तक का एक असाधारण सफर है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बड़े भौगोलिक पैमानों से लेकर छोटी-छोटी स्थानीय बारीकियों तक ले जाएगी। लाखों साल पहले के ग्रहीय बदलावों और धरती की हलचलों ने आज के राजस्थान को उसका वर्तमान आकार दिया है। मतलब ये सिर्फ जमीन के टुकड़े भर नहीं है, बल्कि समय के साथ तराशे गए भौगोलिक चमत्कार हैं। इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार वैचारिक रूपरेखा के जरिए समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए, बिना समय गंवाए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, राजस्थान की उत्पत्ति। दूसरा, 4 क्षेत्रों की परिभाषा। तीसरा, भौगोलिक डीएनए की तुलना। चौथा, थार मरुस्थल का उपविभाजन। और अंत में जीवंत मरुस्थल। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, राजस्थान की उत्पत्ति। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहिए को लाखों साल पीछे घुमाना होगा। उस युग में जब पृथ्वी पर आज जैसे अलग अलग महाद्वीप नहीं, बल्कि बस एक विशालकाय सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। आल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी के अनुसार जब वो विशाल पैंजिया टूटा तो वो 2 मुख्य भागों में बट गया, गोंडवाना लैंड और उनके बीच का एक जल क्षेत्र जिसे थेथिस सागर कहा गया। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्थान की पूरी संरचना सिर्फ इन्हीं दोनों के अवशेषों से बनी है। उत्तरी भाग यानी अंगारा लैंड का राजस्थान के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है, मतलब बिल्कुल शून्य। अगर हम इसके बनने के कालक्रम को देखें तो कहानी एकदम स्पष्ट हो जाती है। ये रातों रात नहीं हुआ। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला बनी, जो कि सच में विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। फिर पठार बने, उसके बाद मैदान अस्तित्व में आए और सबसे अंत में लेट प्लीस्टोसीन काल में जाकर मरुस्थल का निर्माण हुआ। जी हाँ, मरुस्थल राज्य का सबसे नया भौगोलिक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, 4 क्षेत्रों की परिभाषा। अब वो प्राचीन भौगोलिक नींव आज के आधुनिक नक्शे पर कैसी दिखती है। उच्चावच यानी रिलीफ के आधार पर राज्य को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बड़ी ही खूबसूरती से बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच से गुजरती हुई अरावली पर्वतमाला, पूर्व की ओर फैले विस्तृत मैदान और दक्षिण पूर्व में स्थित पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती भी कहते हैं। खैर, इन भौगोलिक संरचनाओं को आसानी से याद रखने के लिए एक बेहतरीन पारंपरिक शब्दावली भी है, जो एकदम किसी चीट कोड की तरह काम करती है। मेरु का मतलब है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जैसे अरावली। माल का अर्थ है मध्यम ऊंचाई वाले पठार, जैसे हाड़ौती। और मरु का मतलब है रेतीला और निचला हिस्सा, यानी अपना थार मरुस्थल। है ना एकदम आसान और सटीक तरीका। हालांकि इस नक्शे को इतना सटीक बनाने के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। विद्वानों ने कई बार इसे और बेहतर करने की कोशिश की। 1968 में वीसी मिश्रा ने पहली बार 7 प्रदेशों का मॉडल दिया था। उसी साल AK सेन ने जलवायु को आधार बनाया और फिर 1971 में रामलोचन सिंह ने इसे और भी ज्यादा बारीकी से कई छोटे-छोटे उपभागों में बांट दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, भौगोलिक डीएनए की तुलना। अगर हम इन क्षेत्रों की तुलना करें तो आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले लगते हैं। पश्चिमी मरुस्थल राज्य का 61% से ज्यादा हिस्सा घेरता है, लेकिन वहां आबादी सिर्फ 40% है। पर जरा पूर्वी मैदानों पर गौर कीजिए, यहाँ सिर्फ 43% जमीन है, लेकिन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 39%, यहीं रहता है। ये सीधा सीधा इस क्षेत्र की उच्च कृषि संपन्नता और उपजाऊ जमीन के कारण पैदा हुए भारी जनसंख्या दबाव को दिखाता है। इस भारी अंतर के पीछे की असली वजह वहाँ की मिट्टी, जलवायु और जमीन की ढलान है। उदाहरण के लिए, मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो कि पूरी तरह से लूनी नदी के बहाव से तय होती है। इसके ठीक उलट नमी वाले और जलोढ़ मिट्टी से बने पूर्वी मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाले हैं। मतलब हर क्षेत्र का अपना एक बिल्कुल अलग ही स्वभाव है। चलिए, अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, थार मरुस्थल का उपविभाजन। अब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस विशाल पश्चिमी मरुस्थल पर केंद्रित करते हैं। इसका पैमाना सच में बहुत विशाल है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका 85% हिस्सा भारत में है और बचा हुआ 15% पाकिस्तान में आता है, जिसे वहां चोलिस्तान कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर तक फैली हुई है।
इतने बड़े भूभाग को समझने के लिए हमें जलवायु विभाजकों यानी बारिश की लाइनों को समझना होगा। 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा मरुस्थल को राज्य के बाकी गैर मरुस्थलीय हिस्से से बिल्कुल अलग कर देती है, और उसके भी अंदर 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा मरुस्थल को एकदम बीच से दो हिस्सों में काटती है, एक अत्यधिक शुष्क क्षेत्र और दूसरा अर्धशुष्क क्षेत्र। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर मरुस्थल का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले आते हैं, है ना? लेकिन डेटा बताता है कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग 41.5% हिस्सा पूरी तरह से बालुका स्तूप मुक्त है। यानी वहां रेत के टीले बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि वो एक पथरीला और चट्टानी इलाका है। और इसी चट्टानी और रेतीले अनुपात के आधार पर हम मरुस्थलीय जमीन को 3 अलग-अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है हम्मादा, जो पूरी तरह से चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है। यही वो टीलों से मुक्त हिस्सा है जिसकी हमने अभी चर्चा की। फिर आता है रेग, जो कंकरीला और मिश्रित मरुस्थल है। और अंत में इर्ग, जो पूरी तरह से रेतीला है, जहां बड़े बड़े बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अंत में भाग 5, जीवंत मरुस्थल। अक्सर ये एक आम गलतफहमी होती है कि मरुस्थल हमेशा बंजर, खाली और निर्जीव होते हैं। लेकिन इस सूखी रेत के नीचे प्रागैतिहासिक काल के अविश्वसनीय रहस्य दबे हुए हैं। आकल गांव में स्थित वुड फॉसिल्स पार्क में बहुत ही प्राचीन वनों के प्रमाण मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि थायात गांव में विश्व के बेहद दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं, जिनमें मांसाहारी डायनासोर के अवशेष तक शामिल हैं। ये जमीन अपने अंदर एक गहरा इतिहास समेटे हुए है। और अगर आधुनिक समय की बात करें तो थार विश्व का सबसे अधिक जीवंत मरुस्थल है। जी हाँ, दुनिया के किसी भी मरुस्थल की तुलना में यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ विश्व के सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आज भारत का एक विशाल ऊर्जा केंद्र बन चुका है, जहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पेट्रोलियम के अपार भंडार मौजूद हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल दिमाग में आता है। आखिर कैसे एक ऐसा परिदृश्य, जिसका जन्म एक सूखे हुए प्राचीन टेथिस सागर से हुआ था, विरोधाभासी रूप से भविष्य की नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया? भूगोल की इस अविश्वसनीय विकास यात्रा ने हमें जो दिया है, वो वाकई कमाल का है। इस रहस्यमयी और जीवंत मरुस्थल की चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।